सुबह के 5 बजे थे जब मेरी आँख खुली तो कमरे में हबस और बच्चों की सांसों की आवाज़ें भरी हुई थीं। मैंने बोझल कदमों से बिस्तर छोड़ा और किचन की तरफ बढ़ गई, जहाँ बर्तनों का ढेर कल रात से मेरा इंतज़ार कर रहा था। 9 बच्चों के इस घर में सुबह का आगाज़ किसी मैदान जंग से कम नहीं होता था। अभी मैंने चूल्हा जलाया ही था कि सबसे छोटे बेटे अली के रोने की आवाज़ आई, जो पालने में पड़ा दूध के लिए चिल्ला रहा था। मैंने चाय का पतीला चढ़ाया और अली को भी किचन में ले आई। अभी 15 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि वॉशरूम के बाहर तमाशा शुरू हो गया था। मेरा दूसरा बेटा असद दरवाज़ा पीट रहा था कि उसे स्कूल के लिए देर हो रही है, और अंदर से तीसरे नंबर वाले कामिल की आवाज़ आई कि जब तक मैं नहीं निकलूँगा कोई अंदर नहीं आएगा। मैंने किचन से ही ज़ोर से आवाज़ दी कि तुम सब चुप हो जाओ, वरना आज कोई स्कूल नहीं जाएगा। मगर मेरी आवाज़ उनके शोर में कहीं दब के रह गई थी। उसी शोर में मेरे शौहर नासिर की आवाज़ आई, जो कमरे से चिल्ला रहे थे कि कलसूम, मेरा नाश्ता कहाँ है और मेरी जराबें कहाँ हैं? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैंने अली को वहीं चटाई पे बिठाया और भाग के कमरे में गई, जहाँ नासिर अलमारी के सामने खड़े गुस्से से मुझे देख रहे थे। उन्होंने कहा, इस घर में कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं मिलती। तुम सारा दिन करती क्या हो? अगर तुम थोड़ी तरतीब रखो तो ये हाल ना हो। मैंने खामोशी से उनकी जराबें बेड के नीचे से निकाल के दी और कहा कि नासिर, 9 बच्चों के साथ तरतीब वैसी ही होती है जैसे तूफान के बाद तबाही होती है। आपको तो बस नाश्ता चाहिए। कभी ये भी देखा है कि इन बच्चों के कितने काम होते हैं? नासिर ने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी और किचन की तरफ बढ़ गए। नाश्ते की मेज़ पे मंजर और भी हौलनाक था। सब बच्चे एक ही प्याले में से सालन निकालने की कोशिश कर रहे थे। बड़ी बेटी ज़ैनब, जो अब 17 साल की हो रही थी, खामोशी से एक कोने में खड़ी छोटे भाइयों के लिए पराठे बना रही थी। उसके चेहरे पर वो जर्दी थी जो इस उम्र की लड़कियों में नहीं होनी चाहिए। ज़ैनब ने मेरी तरफ देखा और बहुत धीमे लहजे में कहा कि अम्मी, आज स्कूल की फ़ीस जमा करानी है, वरना प्रिंसिपल साहिबा नाम काट देंगी। मैंने नासिर की तरफ देखा, जो इत्मीनान से चाय पी रहे थे। मैंने कहा, नासिर, ज़ैनब की फ़ीस का क्या होगा? उसने बताया था कि आज आखिरी तारीख है। नासिर ने प्याली मेज़ पे रखी और बहुत सपाट लहजे में बोले, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। फैक्ट्री में ओवर टाइम लगाएगा तो दे दूंगा, और वैसे भी इसे अब पढ़ के क्या करना है? घर के काम सीखे तो कल को अपने घर की हो जाएगी। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए थे और वो खामोशी से किचन के अंदर चली गई थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैंने नासिर से कहा कि वो पढ़ना चाहती है, वो उन बच्चों की तरह नहीं बनना चाहती जो सारा दिन गलियों में मट्टी उड़ाते हैं। नासिर ने गुस्से से मुझे देखा और कहा कि कलसूम, ये सब खुदा की देन है। जितने बच्चे हैं उतनी ही बरकत होगी। तुम नाशुक्री मत किया करो, अल्लाह खुद रिस्क के दरवाजे खोलेगा। मैंने दिल में सोचा कि रिस्क के दरवाजे तो शायद खुलते होंगे, मगर हमारी हिम्मत के दरवाजे बंद हो रहे हैं। बच्चे स्कूल चले गए तो घर में वो खामोशी छा गई थी जो तूफान के बाद होती है। मैं और ज़ैनब अब घर की सफाई में लग गए थे। ज़ैनब ने झाड़ू लगाते हुए अचानक मुझसे पूछा कि अम्मी, क्या मेरा रिश्ता आने वाला है? मैंने हैरानी से उसे देखा और पूछा कि तुम्हें ये किसने कहा? उसने कहा, कल मोहल्ले की खाला बशीरा कह रही थी कि 9 बच्चों के इस मेले में अब ज़ैनब का बोझ भी कम होना चाहिए। अम्मी, क्या मैं आप पे बोझ हूँ? मैंने उसे गले से लगा लिया और कहा, नहीं बेटा, तुम तो मेरी हिम्मत हो, तुम बोझ नहीं हो। मगर मोहल्ले वालों की ज़ुबान को कौन रोक सकता है? इसी दौरान मोहल्ले की एक औरत सलमा हमारे घर आई। उसके हाथ में एक दावतनामा था। उसे कहा, कुलसूम बहन, मेरी बेटी की मंगनी है, आप सबको ज़रूर आना है, मगर एक बात है कि बच्चों को ज़रा संभाल के लाना। पिछली बार जब आप आई थी तो बच्चों ने पूरा घर सर पे उठा लिया था और खाना भी कम पड़ गया था। सलमा की बात किसी निश्तर की तरह मेरे दिल में लगी थी। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुरा के कहा कि सलमा बहन, हम ज़रूर आएंगे और बच्चों की फ़िक्र न करें, मैं उन्हें समझा दूंगी। उसके जाने के बाद ज़ैनब ने कहा, अम्मी, हम नहीं जाएंगे। मैं जानती हूँ कि वहाँ सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। लोग हमें देख के गिनने लगते हैं, 1 2 3 4, और फिर हंसते हैं। दोपहर के वक्त नासिर का फ़ोन आया कि वो आज जल्दी घर आएंगे क्योंकि फैक्ट्री में काम बंद है। मैंने सोचा कि चलो आज उनसे कुछ खुल के बात करूँगी। जब वो आए तो उनका मूड बहुत ख़राब था। उन्होंने कहा, फैक्ट्री में छांटी हो रही है और शायद अगले महीने मेरी नौकरी भी न रहे। मैं सुनकर साकित रह गई थी। मैंने कहा, नासिर, अगर ऐसा हुआ तो इन 9 बच्चों का पेट कैसे भरेगा? नासिर ने वही पुरानी बात दोहराई कि अल्लाह मालिक है, वो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। मैंने कहा कि रास्ता तो तब निकलेगा जब हम खुद कुछ करेंगे। और क्या हम अब भी मज़ीद बच्चों के बारे में सोच सकते हैं? नासिर ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा कि कलसूम, ये बात दोबारा मत करना। बच्चा पैदा करना या ना करना इंसान के इख्तियार में नहीं, ये सब ऊपर वाले के फैसले हैं।
तुम बस घर संभालो और दुआ करो। मैं वहाँ से उठ के चली गई, क्योंकि मैं जानती थी कि उनसे बहस करना दीवार से सर टकराना है। रात को जब सब सो गए तो मैं देर तक सहन में बैठी रही। मुझे लग रहा था मैं एक ऐसी दलदल में हूँ जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगले दिन सलमा की बेटी की मंगनी थी। मैंने बच्चों को नहलाया और उन्हें साफ कपड़े पहनाए, जो मैंने बड़ी मुश्किल से इधर उधर से मांग के इकट्ठे किए थे। ज़ैनब ने जाने से साफ इनकार कर दिया था। उसे कहा वो घर पे अली को संभाल लेगी। मैं बाकी 7 बच्चों को लेकर सलमा के घर पहुंची। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, वहाँ मौजूद औरतों ने हमें देख के चैमगोया शुरू कर दी। एक औरत ने दूसरे के कान में कहा, लो आ गई बच्चों की फौज, अब देखना खाना कैसे गायब होता है। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई थी। मैंने बच्चों को एक कोने में बिठा दिया और उन्हें सख्ती से ताकीद की कि यहाँ से हिलना नहीं है, मगर बच्चे तो बच्चे होते हैं। थोड़ी देर बाद ही उन्होंने वहाँ भागम दौड़ शुरू कर दी। मेरे तीसरे बेटे ने मेज़ पे रखा गुलदान गिरा दिया, जिससे सलमा का रंग फक हो गया। उसने सबके सामने ऊंची आवाज़ में कहा कि कलसूम बहन, मैंने कहा था ना कि बच्चों को संभाल के लाना। अब देखे मेरा कीमती गुलदान टूट गया। मैंने रोती हुई आवाज़ में माजरत की और बच्चों को एक तरफ ले गई। खाना खुला तो वहाँ का मंजर और भी बुरा था। मेरे बच्चे भूख की वजह से खाने पे ऐसे टूटे कि बाकी मेहमान पीछे हट गए। मैंने देखा कि लोग हमें हकारत से देख रहे थे। मैंने वहीं फैसला कर लिया कि अब मैं किसी भी तकरीब में नहीं जाऊंगी। घर वापसी पे नासिर ने जब देखा कि मैं रो रही हूँ तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मैंने सब हाल सुना दिया। नासिर ने कहा कि लोग तो कहते ही रहते हैं, तुम उनकी बातों पे कान क्यों धरती हो। मैंने कहा नासिर, लोग सच कहते हैं, हम तमाशा बन चुके हैं। क्या आपको नज़र नहीं आता आपके बच्चे दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं। नासिर ने गुस्से में आके मेज़ पे हाथ मारा और कहा, तुम नाशुक्री की हदें पार कर रही हो, अल्लाह की रहमत को बोझ कह रही हो। याद रखना इसका अजाब बहुत सख्त होगा। मैं उसी रात ठीक से सो नहीं सकी। मुझे अपनी ज़िंदगी एक कैद खाना लग रही थी, जिसकी दीवारें हर गुजरते दिन के साथ तंग हो रही थी। अगले 2-3 दिन घर में एक अजीब सी खामोशी रही थी। दोपहर का वक्त था जब गली में किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। मैंने खिड़की से झांक के देखा तो मोहल्ले की सबसे अमीर खातून बेगम जाहिदा गाड़ी से उतर रही थी। उनके हाथ में सुनहरी रंग का एक खूबसूरत कार्ड था। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा सीधा किया और दरवाज़ा खोल दिया। बेगम जायदा ने अंदर कदम रखते ही अपनी नाक पे रुमाल रख लिया, जैसे मेरे घर की बू उन्हें गवारा ना हो। उन्होंने बड़ी मसनूई मुस्कुराहट के साथ कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया और कहा कि कुलसूम, ये मेरी बेटी की शादी का कार्ड है। वैसे तो हमने बहुत महदूद लोगों को बुलाया है, लेकिन नासिर साहब से पुराने ताल्लुकात हैं, इसीलिए कार्ड देने आई हूँ। मैंने खुशी से कार्ड लिया और अभी शुक्रिया अदा करने ही वाली थी कि उन्होंने बड़े तीखे लहजे में इजाफा किया कि देखो कुलसूम, कार्ड पे मैंने साफ लिखवा दिया है कि सिर्फ मियाँ बीवी की दावत है। तुम तो समझती हो ना कि आजकल हॉल में जगह कितनी कम होती है। अगर तुम्हारे तो माशाल्लाह इतने सारे बच्चे हैं, अगर सबको ले आई तो आधा हॉल तो तुम्हारे ख़ानदान से ही भर जाएगा। इसलिए माजरत चाहती हूँ, तुम बस नासिर साहब के साथ ही आना, बच्चों को घर पे छोड़ देना। ज़ैनब अब बड़ी हो गई है, वो संभाल लेगी सबको। उनके जाने के बाद मैं वहीं सहन में खड़ी रह गई थी। मेरा हाथ कार्ड पे कांप रहा था। ज़ैनब जब बावर्ची खाने के दरवाजे पे खड़ी सब सुन रही थी, उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। उसे आके मेरे हाथ से कार्ड लिया और फाड़ के कूड़ेदान में डाल दिया। उसे कहा, अम्मी, हमें किसी की ऐसी खैरात की ज़रूरत नहीं जो हमें हमारी गुर्बत और हमारे बहन भाइयों का ताना दे। लोग हमें इंसान नहीं, भेड़ बकरियां समझने लगे हैं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, मगर मेरे अपने हलक में कांटे चुभ रहे थे। शाम को जब नासिर घर आए तो मैंने उन्हें बताया कि बेगम जाहिदा आई थी। उन्होंने सिर्फ हमें बुलाया है। नासिर ने जूते उतारते हुए एक लंबी आह भरी और कहा, तो इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है। कुलसूम ठीक ही तो कह रही थी, इतने बच्चों को लेके जाना वैसे भी मुसीबत होता है। मैंने कहा, नासिर साहब, बात मुसीबत की नहीं, बात इज्जत की है। वो औरत हमें हमारे बच्चों का ताना दे के गई है। वो कह रही थी कि आपके बच्चों से पूरा हॉल भर जाएगा। क्या आपको अपनी तजलील का एहसास नहीं होता। नासिर ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा, तुम हर बात को अना का मसला बना लेती हो। खुदा ने हमें औलाद दी है तो लोग तो जलेंगे ही। तुम बस तैयारी करो, हम परसों शादी पे जाएंगे, बच्चे घर पे ही रहेंगे। अगले दिन अभी मैं नाश्ते के बर्तन धो ही रही थी कि नासिर का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ में घबराहट थी। उन्होंने कहा, कुलसूम, स्कूल से फ़ोन आया है। असद और कामिल ने किसी लड़के से झगड़ा किया है और प्रिंसिपल ने हमें बुलाया है, मगर मैं नहीं आ सकता, इसलिए तुम चली जाओ। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने जल्दी से चादर ओढ़ी और ज़ैनब को छोटे बच्चों के ख्याल रखने का कह के स्कूल की तरफ भागी।
स्कूल पहुँच के जब मैं प्रिंसिपल के कमरे के बाहर खड़ी हुई तो मुझे अंदर से असद के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने अंदर कदम रखा तो देखा कि सामने एक खुशहाल घराने की खातून बैठी थी, जिनका बेटा रो रहा था और उसके माथे पे पट्टी बंधी थी। प्रिंसिपल साहिबा ने मुझे देखते ही सख्त लहजे में कहा कि कुलसूम, आपके बेटों ने इस बच्चे का सर फाड़ दिया है, और वजह सिर्फ ये थी कि इसने इनकी पुरानी वर्दी का मजाक उड़ाया। मैंने सर झुका लिया और कहा, मैं माजर चाहती हूँ, बच्चे हैं, गलती हो गई। प्रिंसिपल साहिबा ने मेज़ पे हाथ मारा और कहा, ये सिर्फ बच्चों की गलती नहीं, यह आपकी तरबियत का कसूर है। आपके बच्चे ज़्यादा हैं मगर किसी एक की भी हालत ठीक नहीं। ना उनके पास पूरी किताबें हैं, ना वर्दी साफ़ होती है, ना ही उनका रवैया ठीक है। जब आप इतने बच्चे संभाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हैं? क्या आपको ज़रा भी एहसास है कि आप इनकी ज़िंदगियों के साथ खेल रही हैं? वो खातून जो वहाँ बैठी थी, उन्होंने भी जहर उगला और कहा, ऐसे लोगों को तो हुकूमत को सज़ा देनी चाहिए। खुद तो कच्ची आबादियों में रहते हैं और बच्चों की लाइन लगा लेते हैं, फिर वो बच्चे हमारे बच्चों को मारते हैं। मैं वहाँ खड़ी खामोशी से ये सब सुनती रही। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे मगर किसी को मुझ पे तरस नहीं आ रहा था। मैंने असद और कामिल का हाथ पकड़ा और उन्हें बाहर ले आई। पूरे रास्ते में उन पे चीखती रही, मगर घर पहुँच के जब मैंने उनकी फटी हुई वर्दी और ख़राब जूते देखे तो मेरा गुस्सा पछतावे में बदल गया। रात को जब घर में सन्नाटा छा गया और बच्चे सो गए तो मैं नासिर के पास जाके बैठ गई। मैंने बहुत हिम्मत जमा की और उनका मोबाइल एक तरफ हटा दिया। उन्होंने हैरानी से मुझे देखा और पूछा कि क्या हुआ कुलसूम, अब क्या नई मुसीबत आन पड़ी है? मैंने कहा, नासिर, आज स्कूल में मेरी जो तजलील हुई है वह मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। स्कूल के प्रिंसिपल ने सबके सामने मुझसे कहा कि जब बच्चे संभाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? नासिर, ये बच्चे खुदा की देन तो हैं, मगर उनकी परवरिश हमारी जिम्मेदारी है। क्या आपको दुख नहीं होता जब आपके बच्चे पुरानी वर्दी की वजह से लोगों के ताने सुनते हैं? नासिर ने ठंडी आह भरी और कहा, कुलसूम, मैं क्या करूं? मैं अपनी बसात से ज़्यादा काम कर रहा हूँ। अब अगर किस्मत में गुर्बत लिखी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा, नासिर साहब, गुर्बत लिखी नहीं, हमने खुद बुलाई है। अगर हमारे 2-3 बच्चे होते तो क्या हम उन्हें अच्छी ज़िंदगी ना देते? अब भी वक्त है कि हम रुक जाएं। नासिर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने कहा, तुम फिर वही गुनाह वाली बात कर रही हो। अल्लाह की रहमत को रोकने की ताकत किसी में नहीं। जो रूह दुनिया में आनी है वो आके रहेगी। तुम बस सब्र करो और शुक्र करो। नासिर की ये बात सुन के मेरा पारा चढ़ गया। मैंने कहा, शुक्र किस बात का करूं नासिर? इस बात का कि मेरी जवान बेटी दूसरों के घरों की बातें सुनती है, या इस बात का कि मेरे बेटे स्कूल में जलील होते हैं? आपको तो बस अपनी अना प्यारी है। आपको नहीं पता कि एक औरत का जिस्म कितनी बार टूटता है। डॉक्टर ने पिछली बार ही कहा था कि मेरी जान को खतरा है। क्या आपको मेरी जिंदगी की कोई परवाह नहीं? नासिर ने मोबाइल दोबारा उठा लिया और अब बहुत बेरुखी से कहा, मरना जीना अल्लाह के हाथ में है। अगर तुम्हारी मौत लिखी है तो वो आके रहेगी। इसका बच्चों से कोई लेना देना नहीं। अब जाओ और मुझे आराम करने दो। उनके इस जुमले ने मेरे अंदर कुछ तोड़ के रख दिया। मुझे महसूस हुआ कि उस शख्स के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। मैं उसके लिए सिर्फ एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन थी जिसका काम सिर्फ नस्ल बढ़ाना था। उस रात मैं कमरे से बाहर निकल आई और सहन में पड़ी कुर्सी पे बैठ के सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। अगले दिन शादी का दिन था। नासिर ने बहुत जोश व खरोश से अपना पुराना सूट निकाला और उसे इस्त्री करने का हुक्म दिया। मैंने उनके कपड़े तैयार किए और ज़ैनब को समझाया कि हम 2-3 घंटे में वापस आ जाएंगे। तुम सब बच्चों को खाना खिला के सुला देना। ज़ैनब ने बहुत उदासी से मुझे देखा और कहा, अम्मी, आप जाएं, मैं संभाल लूँगी। जब हम शादी हॉल पहुँचे तो वहाँ का ठाट बाट देख कर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। बेगम ज़ाहिदा हमें देख के आगे बढ़ी मगर उनके चेहरे पे वही हकारत थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा, कुलसूम, अच्छा किया कि तुम बच्चों को नहीं लाई। देखो कितना रश है यहाँ। अगर बच्चे होते तो बेचारे गर्मी से ही मर जाते। नासिर ने मुस्कुरा के कहा, जी बाजी, आप ठीक कहती हैं। मैं एक कोने में जाके बैठ गई थी। वहाँ औरतें मोहल्ले की मुख्तलिफ लोगों की बुराइयां कर रही थी। एक औरत ने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि देखो, ये नासिर की बीवी है, 9 बच्चे हैं इनके और अब सुना है 10वीं की तैयारी है। तौबा है, इन लोगों को कोई शर्म हया नहीं। क्या ये लोग सिर्फ इसी काम के लिए पैदा हुए हैं? उनकी बातें सुन के मेरा जी जा रहा था कि मैं ज़मीन में धंस जाऊं। मैंने नासिर को इशारा किया कि हमें वापस चलना चाहिए मगर वो खाने के इंतज़ार में बैठे थे। जब खाना खुला तो वहाँ मौजूद लोग एक दूसरे पे टूट पड़े। नासिर भी लाइन में लग गए और मेरे लिए भी प्लेट भर के लाए, मगर मेरा हलक बंद था। मैं एक निवाला भी नहीं तोड़ सकी। मुझे अपने वो बच्चे याद आ रहे थे जो घर पे दाल रोटी खा के सोए होंगे। मैंने नासिर से कहा कि नासिर चले, मुझे घुटन हो रही है। नासिर ने गुस्से से कहा, अभी अभी तो खाना शुरू हुआ है, तुम हर जगह अपना रोना शुरू कर देती हो।
जब हम घर वापस पहुंचे तो घर में अंधेरा था और ज़ैनब सहन में बैठी रो रही थी। मैंने घबरा के पूछा, क्या हुआ ज़ैनब? उसे बताया, छोटा अली चारपाई से गिर गया है और उसके सर से खून निकल रहा है। नासिर भाग के अंदर गए और अली को देखा। उसका सर फट चुका था। घर में 1 रुपया नहीं था। नासिर ने अपनी जेबें टटोली मगर वहाँ सिर्फ चंद रुपए थे। वो बाहर गली में गए ताकि किसी से उधार ले सके, मगर आधी रात को कौन दरवाज़ा खोलता। वो वापस आए तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। मैंने अपना चांदी का छल्ला उतारा, उनके हाथ पे रखा और कहा, ये ले जाएं, इसे बेच के अली का इलाज कराएं। नासिर ने वो छल्ला लिया और अस्पताल की तरफ भाग गए। सुबह के करीब जब नासिर अली को लेके वापस आए तो उसके सर पे पट्टियां बंधी थीं और वो बेहोश था। नासिर बहुत थके हुए लग रहे थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कह रहा था कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो बच्चा बचना मुश्किल था। कुलसूम, आज मुझे पहली बार डर लगा है। मैंने उनकी तरफ देखा और बहुत तल्खी से कहा कि नासिर साहब, ये डर अभी सिर्फ आगाज़ है। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अगर आप अब भी ना समझे तो याद रखिएगा कि कुदरत के फैसले बहुत सख्त होते हैं। अली के सिर पे चोट लगी। वो चोट सिर्फ एक जख्म नहीं थी, बल्कि वो हमारे घर की मुफलिसी का खुला इश्तिहार बन गई थी। कई दिन तक वो बुखार में तड़पता रहा और मैं उसके सर पे ठंडी पट्टियाँ रखती रही थी। नासिर ने फैक्ट्री में ओवर टाइम लगाना शुरू कर दिया था। एक दोपहर जब मैं किचन में आटे का डिब्बा झाड़ रही थी तो असद मेरे पास आके खड़ा हो गया। उसके हाथ में स्कूल का बस्ता था जो जगह जगह से फट चुका था। उसे बहुत खामोशी से वो बस्ता ज़मीन पर रखा और कहा, अम्मी, आज के बाद मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने हक्का बक्का होकर उसे देखा और पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो असद? अभी तो तुम्हारे इम्तिहान में 2 महीने बाकी हैं। असद की आंखों में वो तलखी थी जो 12 साल के बच्चे में नहीं होनी चाहिए। उसने कहा, अम्मी, मैं वहाँ जाके क्या करूँगा जब मेरे पास लिखने के लिए पेंसिल नहीं होती और टीचर सबके सामने कहती है कि तुम्हारे बाप के पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हें एक कॉपी लेके दे सकें। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं नुक्कड़ वाली मोटर वर्कशॉप पे काम सीखूंगा। वहाँ का उस्ताद कह रहा था कि वो मुझे रोज़ाना के 50 रुपए भी देगा और काम भी सिखाएगा। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उसे गले लगा लिया। मैं उस दिन देर तक रोती रही। मुझे लग रहा था कि मेरे बच्चों का बचपन इस गुर्बत की नज़र हो रहा है। शाम को जब नासिर थके हारे घर आए तो मैंने उन्हें असद की बात बताई तो नासिर ने कुर्सी पर बैठते हुए एक लंबी आह भरी और कहा, अगर वो काम करना चाहता है तो करने दो कुलसुम। वैसे भी पढ़ लिख के उसने कौन सा अफसर बन जाना था। 2 पैसे घर में आएंगे तो हमारा ही भला होगा। मैंने तड़प के कहा, नासिर, वो बच्चा है, अभी उसके खेलने कूदने की उम्र है। आप उसे मजदूरी पे भेज रहे हैं। नासिर ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा, तो मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी जान दे दूं? 9 बच्चों का पेट पालना मेरे अकेले की बस की बात नहीं। अब अगर बड़े बेटे हाथ बटाएंगे तो ही ये गाड़ी चलेगी। अगले चंद दिन घर में अजीब सी बेहिसी छाई रही। असद अब सुबह सवेरे उठ के वर्कशॉप चला जाता और रात को जब वापस आता तो उसके हाथ कालक से भरे होते। वो 50 रुपए ला के मेरे हाथ पे रखता तो मेरा कलेजा कट जाता। नासिर ने हमसे नजरें मिलाना छोड़ दी थी मगर उनके रवैये में अब भी वही सख्ती थी। एक दिन जैनब की सहेली महरू का फ़ोन आया। उससे बताया उसकी बड़ी बहन माँ बनने वाली है और उससे अपनी गोद भराई की रस्म रखी है और सोफिया ने जैनब को भी बुलाया था। ज़ैनब बहुत खुश थी। उसने कहा, अम्मी, सोफ़िया ने मुझे ख़ास तौर पर बुलाया है, क्या मैं जा सकती हूँ? मैंने उसके जूते देखे और कहा, बेटा, तुम चली तो जाओगी मगर वहाँ पहनने को तुम्हारे पास क्या है? ज़ैनब की खुशी एक पल में गायब हो गई। उसने कहा, अम्मी, मेरे पास वो एक ही सूट है जो मैंने ईद पे पहना था, मैं उसे धो के पहन लूँगी। मैंने उसे इजाज़त दे दी मगर जब वो तैयार होकर मेरे सामने आई तो मुझे रोना आ गया। वो जवान लड़की थी मगर उसके कपड़े इतने छोटे हो चुके थे कि वो उसके वजूद को छुपाने में नाकाम थे। ज़ैनब जब वापस आई तो बहुत खामोश थी। मैंने पूछा, क्या हुआ बेटा? ज़ैनब ने अपनी चादर खूंटी पे टांगी और कहा, अम्मी, वहाँ सब सोफिया की बहन आरम को मुबारकबाद दे रहे थे। उसके यहाँ पहला बच्चा आने वाला है। मगर जब उन्होंने मुझे देखा तो कहने लगे, ज़ैनब, तुम्हारी माँ को अब बस कर देना चाहिए। 9 बच्चे तो पहले ही हैं, अब क्या पूरा शहर बसाने का इरादा है? अम्मी, इरम की सास ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारी माँ को कोई जहनी मसला है जो इतने बच्चे पैदा करती जा रही है? मैं वहाँ एक पल भी नहीं रुक सकी, इसलिए मैं भाग के वापस आ गई हूँ। ज़ैनब ने अपने चेहरे को हाथों में छुपा लिया। वो सिसकियाँ भरने लगी। मैंने उसे गले लगाया मगर मेरे पास उसे तसल्ली देने के लिए अल्फाज नहीं थे। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा वजूद अब एक बोझ बन चुका है जिसका वज़न मेरा ख़ानदान अब मज़ीद नहीं उठा सकता। रात को जब नासिर सो गए तो मैं किचन में अकेली बैठी अंधेरे में अपनी किस्मत को रो रही थी। मुझे लगा जैसे मेरे पेट में एक हल्की सी हरकत हुई है। मेरा दिल डूब गया। मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, ऐसा ना हो। मैं 10वीं बार उम्मीद से नहीं होना चाहती थी। मैंने सोचा कि अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो नासिर वही कहेंगे कि ये अल्लाह का फ़ज़ल है, मगर मेरे लिए ये फ़ज़ल नहीं बल्कि एक नई सज़ा थी।
मैंने अपनी کمر پہ ہاتھ رکھا جہاں اب ہر وقت درد رہتا تھا۔ میرے چہرے کی جھریاں اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے میری 19 سالہ ازدواجی زندگی کا حاصل تھے۔ میں نے سوچا کہ میں نے کیا پایا ہے سوائے بیماریوں اور تانوں کے۔ ناصر تو فیکٹری چلے جاتے ہیں یا دوستوں میں بیٹھ کے اپنی مردانگی کے قصے سناتے ہوں گے، مگر اس گھر کی قید میں تو میں ہوں۔ میرے بچے ہیں جو ایک ایک نوالے کو ترستے ہیں۔ اگلی صبح ناصر نے ناشتے پہ اعلان کیا کہ میری بہن زبیدہ اپنے بچوں کے ساتھ آ رہی ہے، تم کچھ اچھا سا پکا لینا۔ میں نے خالی پتیلا ان کے سامنے رکھا اور کہا کہ ناصر، اچھا پکانے کے لیے گھر میں راشن ہونا چاہیے۔ کل سے دال بن رہی ہے، وہ بھی اب ختم ہو گئی ہے۔ ناصر نے غصے سے اپنی جیب سے 500 کا نوٹ نکالا اور میری طرف پھینک کے کہا کہ یہ لو اور اب زبان بند رکھو۔ زبیدہ جب آئی تو اس کے ساتھ اس کے 3 بچے تھے۔ وہ اپنے میاں کے ساتھ ڈیفنس پہ رہتی تھی اور اس کے ٹھاٹ باٹ ہی الگ تھے۔ اس نے صحن میں قدم رکھتے ہی ناک چڑھائی اور کہا کہ ہائے اللہ، بھائی جان آپ اس چھوٹے سے گھر میں کیسے رہتے ہیں؟ اتنے سارے بچوں کے ساتھ تو یہاں سانس لینا بھی مشکل ہے۔ میں نے زبردستی مسکرا کے اس کا استقبال کیا، مگر زبیدہ کی زبان قینچی کی طرح چل رہی تھی۔ اسے کھانے کی میز پہ بیٹھے بیٹھے مجھ سے کہا کہ بھابھی، آپ کو ذرا اپنی صحت کا خیال کرنا چاہیے۔ دیکھیں تو ذرا آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ ان بچوں کی ماں نہیں دادی ہوں۔ ناصر بھائی تو اب بھی جوان لگتے ہیں، مگر آپ تو بالکل ڈھل گئی ہیں۔ زبیدہ کی بات نے ناصر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ لا دی۔ انہوں نے فخر سے کہا، زبیدہ، یہ تو تمہاری بھابھی کی ہمت ہے کہ 9 بچے پال رہی ہے، ورنہ آج کل کی عورتیں تو ایک بچے کے بعد ہی ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ زبیدہ نے ہنس کے کہا، بھائی جان، ہمت نہیں سے بے وقوفی کہتے ہیں۔ آج کے دور میں اتنے بچے پالنا کوئی عقل مندی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے ڈیفنس میں لوگ فیملی پلاننگ پہ کتنا زور دیتے ہیں؟ ناصر نے فوراً بات کاٹی اور کہا، کافروں کی طرح کی باتیں یہاں مت کرو۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ہاں اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ زبیدہ نے گہرا سانس لیا اور کہا، ٹھیک ہے بھائی جان، آپ کی مرضی، مگر جب یہ نعمتیں بھوکی سوئیں گی تو اللہ کو جواب دہ آپ ہی ہوں گے۔ میں نے محسوس کیا کہ ناصر کا چہرہ ایک لمحے کے لیے فک ہوا، مگر انہوں نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ زبیدہ کے جانے کے بعد گھر میں پھر وہی اداسی چھا گئی جو کسی بڑے طوفان سے پہلے آتی ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میری برداشت کی حد ختم ہو رہی ہے اور اب مجھے خود کچھ کرنا ہوگا، ورنہ ہم سب اس مفلسی کے سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ رات کے پچھلے پہر اچانک میرے پیٹ میں ایک ایسی مڑوڑ اٹھی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا اور دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ مجھے سب سے بڑا ڈر یہی تھا کہ کہیں پھر سے وہی سب شروع نہ ہو گیا ہو۔ میں نے اندھیرے میں ناصر کی طرف دیکھا جو بے خبر سو رہا تھا۔ مجھے اس کی بے فکری پہ غصہ بھی آیا اور رونا بھی۔ میں نے بمشکل اپنا تکیہ سنبھالا اور اٹھ کے صحن میں آ گئی۔ آسمان پہ تارے چمک رہے تھے مگر میری دنیا اندھیر ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا اگر اس بار بھی وہی ہوا تو میں کیا کروں گی؟ میری ہڈیاں پہلے ہی جواب دے چکی تھیں اور گھر کے فاقے اب کسی سے چھپے نہیں تھے۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں مزید کسی جان کو اس جہنم میں نہیں لاؤں گی۔ صبح ہوتے ہی میں نے زینب کو اشارہ کیا کہ وہ بچوں کو سنبھالے اور میں محلے کی پرانی دائی رحمت خالہ کے گھر کی طرف چل دی۔ میرا ایک قدم بھاری تھا اور راستے بھر میں یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ خیر کرنا۔ رحمت خالہ اپنے صحن میں حقہ پی رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی تجربہ کار آنکھوں نے سب کچھ بھانپ لیا۔ انہوں نے مجھے اپنے قریب بٹھایا اور میرا ہاتھ تھام کے بولی کہ کلثوم بیٹی، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ تمہارا چہرہ تو پیلا پڑ رہا ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے انہیں اپنی تکلیف بتائی اور کہا کہ خالہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ رحمت خالہ نے مجھے اندر کمرے میں لے جا کے میرا معائنہ کیا۔ وہ چند منٹ میرے لیے صدیوں جیسے تھے۔ جب وہ باہر آئیں تو ان کے چہرے پہ ایک اطمینان تھا۔ انہوں نے کہا، ڈرو مت، ابھی کچھ نہیں ہوا، یہ بس تمہاری کمزوری اور ذہنی تناؤ کی وجہ سے درد ہے، مگر بیٹی یاد رکھنا تمہاری حالت اب ایسی نہیں کہ تم مزید بوجھ اٹھا سکو۔ تمہارا میاں تو نہیں مانے گا، وہ تو لکیر کا فقیر ہے، اب تمہیں خود اپنی جان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ خالہ میں کیا کروں؟ ڈاکٹری دوا میں کھا نہیں سکتی۔ ناصر صاحب ہر چیز کی تلاشی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب حرام ہے۔ رحمت خالہ نے ادھر ادھر دیکھا اور اپنی آواز نیچی کر دی۔ انہوں نے کہا، ایک ایسی چیز ہے جو پرانے زمانے کی عورتیں استعمال کرتی تھیں اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی۔ پنسار کی دکان پہ جاؤ اور وہاں سے جنگلی گاجر کے بیج منگوا لو۔ یہ ایک جڑی بوٹی ہے، اسے پیس کے اپنے پاس رکھ لو اور روزانہ استعمال کرو۔ اس سے بچہ نہیں ٹھہرتا اور کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ تم نے کچھ کھایا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، خالہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ انہوں نے سر ہلایا اور کہا، ہاں بیٹی، یہ آزمودہ نسخہ ہے، بس یاد رکھنا کہ اسے ناصر کی نظروں سے بچا کے رکھنا ہے۔ میں وہاں سے نکلی تو میرا ذہن گھوم رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ ناصر کہتے ہیں یہ گناہ ہے، مگر کیا ان بچوں کو بھوکا مارنا گناہ نہیں؟ کیا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا گناہ نہیں؟ میں نے وہیں سے سیدھا پنسار کی دکان کا رخ کیا۔ پنسار کی دکان پہ رش تھا۔ میں چادر میں منہ چھپائے کونے میں کھڑی رہی۔
जब सब ग्राहक चले गए तो मैंने दबे लफ्ज़ों में उससे जंगली गाजर का पूछा। उसने मुझे एक कागज़ की पुड़िया में वो बीज दे दिए। मैंने जल्दी से पैसे अदा किए और वो पुड़िया अपनी कमीज़ के अंदर छुपा ली। घर वापस आई तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। नासिर घर पे ही थे। वो असद को डांट रहे थे कि आज तुम काम पे क्यों नहीं गए। असद ने रोते हुए कहा, अब्बा मेरी कमीज़ फट गई है, मैं इस हाल में वर्कशॉप कैसे जाऊँ। नासिर चिल्लाया कि शर्म नहीं आती बहाने बनाते हुए, जाओ और इसी हाल में काम करो। मैंने खामोशी से किचन का रुख किया और वो पुड़िया एक मसाले के डिब्बे के नीचे छुपा दी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने घर में कोई बारूद रख दिया हो जो किसी भी वक्त फट सकता है। उसी शाम नासिर ने हस्बे आदत वही बात छेड़ दी कि देखो कुलसूम, मोहल्ले के हकीम साहब कह रहे थे कि औलाद जितनी ज़्यादा हो उतना ही बुढ़ापा सकून से गुजरता है। मैंने कड़वा घूंट भर के कहा कि नासिर, बुढ़ापे तक पहुंचने के लिए जवानी का बचना ज़रूरी है, और इन बच्चों का हाल देखें। नासिर ने हाथ लहराया और कहा, तुम तो बस शिकवे ही करती रहोगी। खैर छोड़ो ये सब, मुझे आज रात दोस्तों के साथ बाहर जाना है, तुम खाना जल्दी बना लेना। मैंने जी अच्छा कहा और किचन में चली गई। जब वो चले गए, बच्चे सो गए, तो मैंने वो छुपाई पुड़िया निकाली। वो बीज छोटे छोटे और बेरंग ज़रूर लग रहे थे, मगर उनमें मेरी ज़िंदगी छुपी थी। मैंने उन्हें बारीक पीसा और एक छोटी सी शीशी में भर लिया। मैंने सोचा कल से मैं इसे शुरू करूंगी और नासिर को कभी पता नहीं चलेगा कि उनकी खुदा की देन वाली मंतक के सामने मैंने अपनी दीवार खड़ी कर दी है। अगले चंद दिन मेरी ज़िंदगी एक जासूस की तरह गुजरने लगी थी। मैं सुबह सवेरे उठती और नासिर के बेदार होने से पहले वो सफ़ूफ फाँक लेती। उसका जायका बहुत कड़वा था, उसे हलक से उतारना मुश्किल होता था, मगर मेरे लिए वो कड़वा इस ज़िल्लत से बेहतर था जो मैं रोज़ाना मोहल्ले की औरतों से सहती थी। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी कि नासिर अचानक अंदर आ गए। मैंने जल्दी से वो शीशी दुपट्टे के नीचे छुपा ली। उन्होंने शक भरी नज़रों से मुझे देखा और पूछा कि कुलसूम, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो और ये कैसी बू आ रही है। मैंने दिल को संभाला और कहा, कुछ नहीं नासिर, बस पुराना मसाला साफ कर रही थी। नासिर ने नाक चढ़ाई और कहा, अजीब सी बू है, साफ सफाई रखा करो। वो तो चले गए, मगर मेरा सारा जिस्म कांप रहा था। मुझे लगा जैसे मैं पकड़ी गई हूँ। ज़ैनब ने भी नोट किया कि मैं अब अक्सर किचन में अकेले वक्त गुजारती हूँ। उससे एक बार पूछा भी कि अम्मी आप क्या खाती रहती हैं। मैंने उसे डांट दिया कि अपने काम से काम रखो, मगर मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता था कि मैं अपनी बेटी से भी झूठ बोल रही हूँ। इसी दौरान घर के हालात मज़ीद ख़राब हो गए। नासिर की फैक्ट्री में हड़ताल हो गई और अब घर में राशन का नामो निशान नहीं था। बच्चे भूख से बिलख रहे थे और नासिर अब भी यही कहते थे कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मैंने सोचा, अगर मैं ये बूटी ना खा रही होती तो शायद अब तक एक और पोच का ऐलान हो चुका होता। मैंने अपने फैसले पे इत्मीनान महसूस किया, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। एक रात जब हम सब सहन में बैठे थे, नासिर ने अचानक कहा कि कुलसूम, मुझे लगता है अब हमारी ज़िंदगी में बरकत कम हो गई है। शायद हमसे कोई गुनाह हुआ है या हमने नाशुक्री की है। मैंने उनकी तरफ देखा और खामोश रही। मेरा जी चाह रहा था मैं चीख के कहूँ कि गुनाह वो नहीं जो मैं कर रही हूँ, बल्कि गुनाह वो है जो आप कर रहे हैं, इन मासूमों की ज़िंदगी बर्बाद करके। मगर मैं खामोश रही। मैंने सोचा चाहे नासिर इसे गुनाह समझे या ना शुक्री, मगर मैं अब इस चक्कर से बाहर निकल चुकी हूँ। मुझे क्या पता था कि ये खामोशी और ये सुकून आर्जी है, और वह बूटी जो मैंने किचन में छुपाई थी वो सिर्फ मेरा राज नहीं बल्कि मेरी तबाही का सामान भी बन सकती थी अगर किसी की नज़र उस पर पड़ जाती। अगले 1-2 हफ्ते मेरे लिए किसी पुलिस रात से कम नहीं थे। मैंने वो शीशी किचन में आटे के डिब्बे के पीछे छुपा रखी थी जहाँ नासिर का हाथ कभी नहीं जाता था। मगर मेरी बदकिस्मती के एक इतवार की सुबह नासिर का मूड अचानक घर की सफाई करने का हो गया। वो सहन से होते हुए किचन में आ घुसे। वो हर वक्त मुझसे कहते थे सफाई रखा करो, और कभी कभार खुद ही काम करने लगते। वो पुराने डिब्बे हटाने लगे। मेरा दिल हलक में आ गया। मैं उस वक्त सहन में कपड़े धो रही थी। मैंने जैसे ही उन्हें किचन की अलमारियां खाली करते देखा, मैं भाग के अंदर पहुंच गई। नासिर के हाथ में वही पुरानी शीशी थी। उसे रोशनी में घुमा के देख रहे थे। उन्होंने पूछा, कुलसूम ये क्या है और इसमें ये खाक जैसा सफूफ क्या कर रहा है। मैंने एक लम्हे के लिए महसूस किया कि मेरी सांसें रुक गई हैं। मैंने झपट के उनके हाथ से शीशी लेने की कोशिश की और हकलाते हुए कहा कि नासिर ये कुछ भी नहीं, बस हाजमे की फक्की है। खुदाई रहमत ने दी थी कि मुझे अक्सर पेट में दर्द रहती है। नासिर ने शक भरी नज़रों से मुझे देखा और फिर शीशी वापस शेल्फ पर रख दी। उन्होंने कहा, तुम भी इन दाइयों के चक्कर में पड़ी रहती हो। हकीम साहब से कोई ढंग की दवा ले लिया करो, ये जड़ी बूटियां नुकसान ना दे कहीं। वो तो ये कह के बाहर निकल गए, मगर मैं वहीं फर्श पे बैठ गई। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मुझे लगा जैसे मैंने मौत को बहुत करीब से देखा हो। उसी दोपहर गली में अचानक शोर मच गया।
عورتوں کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اور زینب بھاگ کے باہر نکلے تو دیکھا کہ گلی کے نکڑ والے گھر کے سامنے ہجوم تھا۔ پتہ چلا رشیدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ رشیدہ، جس کے پہلے ہی 3 بچے تھے، چوتھے کی پیدائش کے دوران ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گئی تھی۔ محلے کی عورتیں دہائیاں دے رہی تھی کہ بیچاری نے اپنی جان دے دی، مگر مرد کی ہوس ختم نہیں ہوئی۔ بشیرہ مائی جو وہیں کھڑی تھی، انہوں نے ناصر کو گلی سے گزرتے ہوئے دیکھ کے بلند آواز میں کہا کہ ناصر میاں، دیکھ لو رشیدہ کا حال، اپنی بیوی پہ رحم کرو، اسے ابھی سے ہسپتال دکھاؤ اور احتیاط کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے 9 بچے بھی یتیم ہو جائیں۔ ناصر کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ انہوں نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا اور تیزی سے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ میں پیچھے پیچھے اندر آئی تو انہوں نے غصے میں اپنا جوتا دیوار پہ دے مارا اور چلائے کہ یہ عورتیں پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ موت اور زندگی ان کے ہاتھ میں ہے۔ رشیدہ کی موت لکھی تھی تو وہ مر گئی، اس کا بچوں سے کیا لینا دینا؟ کلثوم، تم ان عورتوں کے پاس مت جایا کرو، یہ تمہارا ذہن خراب کر رہی ہیں۔ میں نے پہلی بار ہمت جمع کی اور کہا، ناصر وہ سچ کہہ رہی ہیں۔ رشیدہ کی صحت جواب دے چکی تھی، وہ اکیلی سارے گھر کا کام کرتی تھی، اس کا جسم اب بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ کیا آپ کو میری فکر نہیں ہے؟ ناصر میری طرف خون خوار نظروں سے دیکھا اور کہا، اگر تم نے دوبارہ یہ زبان کھولی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے کہ یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں، تم بس گھر سنبھالو اور فضول باتیں مت کرو۔ ناصر کا یہ رویہ میرے لیے آخری کیل ثابت ہوا۔ مجھے احساس ہوا کہ ان کے نزدیک میری زندگی کی قیمت ایک جانور سے بھی کم ہے۔ اس رات میں نے ان کے سونے کے بعد دوبارہ وہ شیشی نکالی اور اس کڑوے سفوف کو حلق میں اتارا۔ مجھے اب اس کی کرواہٹ محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ میرے دل کے اندر کی کرواہٹ اس سے کہیں زیادہ تھی۔ میں نے سوچا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اس شخص کی انا کی بھیڑ نہیں چڑھوں گی۔ اگلے دن جب ناصر دفتر چلے گئے تو میں کچن میں بیٹھی دوسرے بیج پیس رہی تھی کہ اچانک زینب اندر آئی۔ اس کی آہٹ میں نے نہیں سنی تھی۔ اس نے حیرت سے مجھے وہ بوٹی پیستے دیکھا اور پوچھا، امی یہ کیا ہے؟ آپ اسے چھپ کے کیوں کھاتی ہیں؟ میں نے ہڑبڑا کے وہ برتن چھپا لیا اور کہا، کچھ نہیں ہے بیٹا، بس میرے پیٹ میں درد رہتا ہے، یہ اس کی دوا ہے۔ زینب نے شک بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور بہت دھیمے لہجے میں کہا، امی آپ جھوٹ بول رہی ہیں، یہ وہ دوا نہیں۔ میں نے دائی رحمت کے گھر آپ کو جاتے دیکھا تھا، میں نے آپ کی اور ان کی باتیں بھی سن لی تھیں۔ آپ یہ سب ابو سے چھپ کے کیوں کر رہی ہیں؟ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ میرا سر شرم سے جھک گیا۔ میں نے زینب کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ میں نے کہا، زینب تم اب بڑی ہو گئی ہو، تم دیکھ رہی ہو کہ اس گھر کے کیا حالات ہیں۔ تمہارے ابا نہیں مانتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں اور بچے پیدا کرتے رہیں۔ میری جان کو خطرہ ہے بیٹا، اگر میں نہ رہی تو ان چھوٹے بھائیوں کو کون پالے گا؟ تم بتاؤ، کیا میں غلط کر رہی ہوں؟ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا، نہیں امی، آپ غلط نہیں ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ ابو کیسے آپ کی تکلیف کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، یہاں تک کہ ابو کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ زینب کا یہ ساتھ میرے لیے بہت بڑی ہمت بن گیا اور مجھے شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ میں اپنی کنواری اور جوان بیٹی سے کیسی باتیں کر رہی ہوں۔ اب وہ کچن میں میری پہرے دار بن گئی تھی۔ جب بھی ناصر اچانک اندر آتے، زینب کوئی نہ کوئی بات چھیڑ کے ان کا دھیان بٹا دیتی اور میں اطمینان میں رہتی، مگر میرا ڈر اب بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ محلے کی عورتیں اب اکثر ہمارے گھر آتی تھیں اور باتوں ہی باتوں میں ناصر کو تانے دیتی تھیں کہ کلثوم کی رنگت پیلی پڑ رہی ہے، اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ ناصر ان کی باتوں سے چڑنے لگے تھے، ان کا غصہ اکثر مجھ پہ نکلتا۔ ایک شام وہ گھر آئے تو ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیا ہوا ناصر، کوئی خوشخبری ہے کیا؟ انہوں نے فخر سے کہا، فیکٹری میں میری تنخواہ بڑھ گئی ہے، اب حالات تھوڑے بہتر ہو جائیں گے۔ میں نے سوچا اب شاید ہم سکھ کا سانس لیں گے۔ ناصر نے میرے قریب آ کے کہا، کلثوم اب جب کہ پیسے بھی آ گئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں ایک اور رونق آئے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرا دل ڈوب گیا تھا۔ میں نے زبردستی مسکرا کے کہا کہ ناصر ابھی تو ہم پرانے قرضے اتاریں گے، ابھی 9 بچوں کی ضرورتیں باقی ہیں۔ ناصر نے ہاتھ ہلا کے بات ٹال دی اور کہا، وہ سب ہوتا رہے گا، برکت تو اولاد سے ہی آتی ہے۔ ان کی یہ بات سن کے میں نے دل میں سوچا، ناصر آپ جتنی چاہے کوشش کر لیں، میں نے وہ راستہ چن لیا ہے جو آپ کی مرضی نہیں بلکہ میری بچت ہے۔ مسئلہ تب ہوا جب ایک روز میں نے وہ شیشی کچن کی الماری میں تھوڑی اونچی جگہ رکھ دی اور اسد جو اب ورک شاپ سے تھکا ہارا آیا تھا، اسے پیاس لگی۔ وہ کچن میں پانی پینے گیا اور غلطی سے اس نے وہ شیشی گرا دی۔ شیشی ٹوٹ گئی اور وہ سیاہ سفوف پورے فرش پہ پھیل گیا۔ اسد چلایا، امی دیکھے کیا ہو گیا؟ میں بھاگ کے کچن میں آئی تو دیکھا سارا سفوف ضائع ہو چکا تھا۔ ناصر بھی شور سن کے اندر آ گئے۔ انہوں نے فرش پہ پھیلا وہ سفوف دیکھا، پھر میری طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پہ ایک عجیب سی سوچ تھی۔ انہوں نے جھک کے اس سفوف کو تھوڑا سا انگلی پہ لگایا اور چکھا تو ان کا چہرہ غصے سے وحشیانہ ہو گیا۔ انہوں نے گرج کے پوچھا کہ کلثوم
यह हाजमे की फक्की नहीं है, ये क्या बला है और तुमने इसे घर में क्यों छुपा के रखा हुआ है? मेरी जुबान गंग हो गई और ज़ैनब दीवार से लग के खड़ी हो गई। मुझे लगा अब मेरा राज दफन नहीं रहेगा और नासिर का गुस्सा आज किसी तूफान की तरह मुझे बहा ले जाएगा। फिर उसे मेरा बाजू इतनी जोर से दबोचा कि मेरी चीख निकल गई। नासिर गरज के बोला, सच बताओ ये क्या है? क्या तुम मेरे बच्चों को मारने की साजिश कर रही हो? क्या ये जहर है? मैं ज़मीन पे गिर गई और रोते हुए कहा, नासिर ये जहर नहीं, ये मेरी ज़िंदगी की ढाल है। ये वो जड़ी बूटी है जो मुझे 10वीं बार इस अजाब में पड़ने से बचा रही है, जिसे डॉक्टर ने मुझे मना किया था। नासिर का हाथ वहीं रुक गया। उसकी आंखों में गुस्सा और हैरत का एक समुंदर था। उसे वो टूटी शीशी दीवार पे मारी और चिल्ला के कहा, तुमने मुझसे गद्दारी की, तुमने अल्लाह की रहमत को रोकने के लिए ये नापाक काम किया। तुम अब इस घर में रहने के काबिल नहीं। उसे मुझे धिक्का दिया और कमरे की तरफ बढ़ा ताकि मेरा सामान बाहर फेंक सके, मगर उसी वक्त ज़ैनब सामने आके खड़ी हो गई। ज़ैनब ने पहली बार अपने बाप की आंखों में आंखें डाल के कहा कि बस कर दें अब्बा, अम्मी ने कोई गुनाह नहीं किया। गुनाह तो आप कर रहे हैं जो अपनी अना के लिए अम्मी की जान लेना चाहते हैं। क्या आपको नज़र नहीं आता कि हम सब किस हाल में जी रहे हैं? अगर आज अम्मी को कुछ हो गया तो उन 9 बच्चों को कौन पालेगा? नासिर ज़ैनब की जुर्रत देख के हक्का बक्का रह गया। उसे हाथ उठाया कि ज़ैनब को थप्पड़ मारे, मगर उसका हाथ हवा में ही रुक गया, क्योंकि उससे देखा कि सहन में खड़े बाकी बच्चे भी अपनी बहन के पीछे आके खड़े हो गए थे। उन सब की आंखों में अपने बाप के लिए मोहब्बत नहीं बल्कि खौफ और बेजारी थी। नासिर को पहली बार एहसास हुआ कि वो उस घर का सरबराह तो है, मगर उसका खानदान उसके साथ नहीं। वो खामोशी से बाहर निकल गया और रात देर तक वापस नहीं आया। अगली सुबह जब वो आया तो बहुत खामोश था। उसने नाश्ते की मेज़ पर मुझसे कोई बात नहीं की, मगर जाते हुए उसने मेरी तरफ एक 100 रुपये का नोट बढ़ाया और धीमे लहजे में कहा, कुलसूम, जाकर हकीम साहब से अपने पेट दर्द की सही दवा ले आना। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं समझ गई कि उसका गरूर टूट चुका है। उसे समझ आ गई है कि ज़िंदगी सिर्फ ज़िद से नहीं बल्कि हकीकत पसंदी से गुजरती है। हमने वो जड़ी बूटी दोबारा नहीं मंगवाई, क्योंकि दवा ज़्यादा इस्तेमाल करना ठीक नहीं था। अब नासिर ने खामोशी से मेरी मर्ज़ी को कबूल कर लिया और हम भी दूसरे जोड़ों की तरह एक दूसरे की मर्ज़ी से हकीम की साफ सुथरी दवा वक्फे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे।